अच्छा, सोचिए कि अगर आपको वॉरेन बफेट की दिमागी दुनिया में झांकने का मौका मिले, वो भी बिना उनसे मिले, तो कैसा रहेगा? मतलब जैसे उनके दिमाग का कोई सॉफ्टवेयर हो जिसे हम इंस्टॉल कर सकें। हाँ बिल्कुल, और अचानक आप दुनिया को, बिजनेस को उनकी नजरों से देखने लगे। ये ख्याल ही अपने आप में कमाल का है। मेरा मतलब है वो इंसान जिसने सिर्फ कंपनियों में पैसा लगाकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाई। हाँ, उनका मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होगा? वो किस नजरिए से बिजनेस को देखते हैं, कैसे फैसले लेते हैं? बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए किसी काल्पनिक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। इसका एक असल जवाब मौजूद है, एक किताब की शक्ल में। द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट। हाँ, ये किताब बफेट के दिमाग तक पहुंचने का, उनके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का शायद सबसे सीधा रास्ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई बायोग्राफी नहीं है जहां कोई और उनके बारे में लिख रहा हो। ये तो सीधे उनके शब्द हैं। और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है ना? ये कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो 1979 तक जाती हैं। हाँ। तब से लेकर आज तक वॉरेन बफेट हर साल अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को एक खत लिखते हैं। और वो कोई बोरिंग कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स नहीं होती। जरा भी नहीं। वो खत अपनी ईमानदारी, साफगोई और गहरी समझ के लिए मशहूर हैं। इतने मशहूर कि लॉरेंस कनिंघम नाम के एक प्रोफेसर ने सोचा कि इन बिखरे हुए खजानों को एक जगह लाना चाहिए। उन्होंने दशकों के खतों में से सबसे जरूरी हिस्सों को निकाला और उन्हें विषय के हिसाब से तरतीब दे दी। और नतीजा ये किताब है जो असल में बफेट के दिमाग का एक ब्लूप्रिंट बन गई। बिल्कुल। इसीलिए आज की हमारी बातचीत का मकसद कोई स्टॉक टिप देना नहीं है। नहीं, हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। आज हम उस गहरी सोच को, उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जिससे लंबे समय में दौलत बनती है। हम बफेट के उन मूल उसूलों की पड़ताल करेंगे जो किसी भी आम इंसान को एक समझदार निवेशक बनने की राह दिखा सकते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी उसूल है एक महान बिजनेस की पहचान करना। बफेट का एक बहुत शक्तिशाली कथन है। हाँ, कि किसी बिजनेस की कीमत उसके प्रोडक्ट से नहीं, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी यानी उसके भविष्य के अनुमान से तय होती है। ये एक लाइन निवेश की दुनिया के कई मिथकों को तोड़ देती है। कैसे? हम अक्सर किसी हॉट प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं रुको, असली सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल है, क्या हम आज भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये कंपनी 10 या 20 साल बाद भी पैसा कमा रही होंगी? अच्छा, तो प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसका भविष्य धुंधला ना हो। बिल्कुल। एक ऐसा बिजनेस जिसका मॉडल टिकाऊ हो, जिसकी कमाई का अंदाजा लगाना मुमकिन हो, जिसके पास एक ऐसा स्थायी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जिसे बफेट अपनी मशहूर भाषा में मोट कहते हैं। यानी बिजनेस के चारों ओर की खाई। हाँ, और ये खाई जितनी चौड़ी होगी, कॉम्पिटिटर्स के लिए उस पर हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ये मोट असल में दिखता कैसा है? हाँ, सोचिए एक रेलवे कंपनी की तरह। अगर एक कंपनी के पास पूरे शहर का रेलवे नेटवर्क है, तो किसी दूसरी कंपनी के लिए आकर ठीक बगल में एक नया नेटवर्क बिछाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है। ये एक मजबूत मोट है। या फिर कोको कोला का ब्रांड नाम, आप कितनी भी अच्छी ड्रिंक बना लें, उस नाम और उसकी ग्लोबल पहचान को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। यही वो खाई है। यही वो खाई है जो कोको कोला को दशकों से सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर बफेट प्रिडिक्टेबिलिटी पर इतना जोर देते हैं तो वो सालों तक टेक्नोलॉजी कंपनीज से क्यों दूर रहे? आज की दुनिया तो टेक्नोलॉजी ही चला रही है। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब बफेट की सोच की गहराई दिखाता है। सालों तक उन्हें टेक कंपनियों का भविष्य अनिश्चित लगता था। कौन सी कंपनी 10 साल टिकेगी कहना मुश्किल था। लेकिन फिर उन्होंने एप्पल में भारी निवेश किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्पल को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने उसके इकोसिस्टम की प्रिडिक्टेबिलिटी पर दांव लगाया। मतलब ये कि बफेट ने इस बात पर पैसा लगाया कि लोग एक बार एप्पल की इकोसिस्टम में आ गए तो वे आईफोन खरीदते रहेंगे, ऐप्स इस्तेमाल करते रहेंगे, उनकी सेवाओं से जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो ये एक ब्रांड और कस्टमर के व्यवहार की प्रिडिक्टेबिलिटी है। एग्जैक्टली। ना कि इस बात की कि अगली चिप कौन सी बनेगी। उन्होंने बिजनेस के उस हिस्से को समझा जो टिकाऊ था, तो उसूल वही रहा, बस उसे देखने का नजरिया बदल गया। ठीक है, तो पहला कदम है एक ऐसा बिजनेस खोजना जिसके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सके। अब मान लीजिए ऐसा बिजनेस मिल गया, इसके बाद का कदम क्या है? यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक और कमाल का विचार है, बफेट शेयर नहीं खरीदते, वो बिजनेस का एक हिस्सा खरीदते हैं।
सुनने में ये एक ही बात लगती है, पर ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल एक बात नहीं है। ये मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ही ओनर माइंडसेट या मालिक वाली सोच कहते हैं। जब आप स्टॉक को सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकने वाला नंबर या एक डिजिटल टिकट समझते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ उसकी कीमत पर होता है। आज 500 का है, कल 520 का हो गया, बेच दो। ये तो ट्रेडिंग हुई। हाँ, ये ट्रेडिंग है, जुआ है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर किसी ने अपनी मेहनत की कमाई एक कंपनी में लगाई है, तो क्या वो रोज कीमत देखे बिना रह सकता है? ये तो इंसान के स्वभाव के खिलाफ नहीं है। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमारा दिमाग रोज फीडबैक चाहता है। हाँ। लेकिन यहीं पर एक निवेशक और एक ट्रेडर का फर्क तय होता है। सोचिए, अगर आपने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान में हिस्सेदारी खरीदी है, तो क्या आप रोज सुबह जाकर किसी से पूछेंगे कि आज मेरी दुकान की कीमत क्या है? नहीं, मैं तो ये देखूंगी कि दुकान में ग्राहक आ रहे हैं या नहीं, बिक्री हो रही है या नहीं, मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। बस यही ओनर माइंडसेट है। जब आप खुद को कंपनी का एक छोटा सा मालिक समझते हैं, तो आपका ध्यान शॉर्ट टर्म कीमतों के उतार चढ़ाव से हटकर कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रदर्शन पर चला जाता है। आप फिर बिजनेस के बारे में सवाल पूछते हैं। हाँ, आप पूछते हैं क्या मैनेजमेंट काबिल है, क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कर रही है, क्या ये आने वाले सालों में और ज्यादा पैसा कमाएगी। तब स्क्रीन पर दिखने वाली रोज की कीमत एक शोर लगने लगती है। लेकिन उस शोर से बचना तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब बाजार में हर तरफ घबराहट हो या लालच का माहौल हो। सही बात है। मुझे लगता है यहीं पर बफेट का मिस्टर मार्केट का आइडिया काम आता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। ओनर माइंडसेट को बनाए रखने के लिए आपको बाजार के शोर को मैनेज करना सीखना होगा, और इसके लिए बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम की दी हुई मिस्टर मार्केट की कहानी सबसे बेहतरीन टूल है। हाँ, उसे एक बहुत ही भावुक इंसान के तौर पर दिखाया गया है। हाँ, सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो थोड़ा पागल है। उसका मूड स्टैंडी बदलता रहता है। हर रोज वो आपके ऑफिस आता है और आपको अपनी हिस्सेदारी खरीदने या आपको अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक कीमत बताता है। जब वो बहुत खुश और आशावादी होता है तो वो बहुत ऊंची बेतुकी कीमत लगाता है, और जब वो डरा हुआ या निराश होता है तो वो औने पौने दाम पर सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। तो एक समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए? उसे मिस्टर मार्केट के मूड को नजरअंदाज करना है और उसकी गलतियों का फायदा उठाना है। अच्छा। जब मिस्टर मार्केट घबराहट में किसी शानदार कंपनी के शेयर कचरे के भाव बेच रहा हो, जैसे मार्च 2020 के कोरोना क्रैश में हुआ था, तब आपके लिए खरीदने का सुनहरा मौका है। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो, जैसे 1999 के .com बबल में हुआ था, जब वो साधारण कंपनियों के लिए भी आसमान छूती कीमतें लगा रहा हो, तब आपको दूर खड़े होकर बस तमाशा देखना है। मतलब हमें मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि उसके मूड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना है। परफेक्ट। उसे अपना गुरु नहीं, अपना नौकर समझना है। वो आपको जानकारी देने के लिए नहीं है, वो आपको अवसर देने के लिए। अगर आप बाजार के साथ साथ उत्साहित और निराश होते रहेंगे, तो आप हमेशा टॉप पर खरीदेंगे और बॉटम पर बेचेंगे। और ये सिद्धांत आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है। बिल्कुल, और तर्क के आधार पर काम करने के लिए मजबूर करता है। दिमाग को ठंडा रखना है और दिल को काबू में। ये अनुशासन लाना ही शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों के लिए डर और लालच पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए बफेट का चौथा उसूल इन सबको एक साथ बांधता है, और वो है सादगी। हाँ, और ये मेरा पसंदीदा उसूल है। आज की दुनिया में निवेश को जानबूझकर जटिल बना दिया गया है। फैंसी फॉर्मूले, मुश्किल चार्ट्स, 24 घंटे की न्यूज, बहुत शोर है। बफेट इन सब से दूर रहते हैं। उनका एक सीधा साधा नियम है जो स्रोतों में भी है, अगर समझ नहीं आता तो मत खरीदो। इसे वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या समझ के दायरे का सिद्धांत कहते हैं, है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर निवेशक को ईमानदारी से ये पता होना चाहिए कि उसे क्या समझ आता है और क्या नहीं। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको दुनिया की हर कंपनी को समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन कुछ कंपनियों को गहराई से समझना है जो आपके समझ के दायरे में आती हैं। तो अगर मुझे बैंकिंग समझ आती है तो मैं उस पर फोकस करूं। हाँ, और अगर आपको कंज्यूमर गुड समझ आते हैं तो वहां मौके तलाशें। तो अगर मुझे टेक्नोलॉजी की गहरी समझ नहीं है तो मुझे सिर्फ इसलिए कोई टेक स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं और वो हॉट टॉपिक है? कभी नहीं। यही तो अनुशासन है। यह नियम आपको दूसरों की देखा देखी करने से बचाता है, जो निवेश में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जब आप किसी बिजनेस को समझते हैं, तभी आप उसकी असली कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। तभी आप मिस्टर मार्केट की दी हुई कीमत को चुनौती दे सकते हैं, और तभी आप मुश्किल समय में उसे होल्ड करने का आत्मविश्वास रख सकते हैं। तो सादगी एक तरह से आपका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ,
क्योंकि ये आपको उन गलतियों से बचाती है जो आप अनजाने में कर सकते हैं। तो अगर हम इन चारों उसूलों को एक साथ देखें, एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस खोजो, मालिक की तरह सोचो, मिस्टर मार्केट की भावनाओं का फायदा उठाओ और जो समझ आए उसी में निवेश करो। ये तो एक मुकम्मल फिलॉसफी बन जाती है। हाँ, और ये एक ऐसे निवेशक की तस्वीर बनाती है जो शांत है, धैर्यवान है, अनुशासित है और जो बाजार के शोर शराबे पर नहीं बल्कि बिजनेस के असली मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे समझदारी से संपत्ति बनाने का एक पक्का तरीका है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्रोतों का सार निकालें तो इस किताब को पढ़ने के फायदे क्या हैं? पहला तो ये हमारी निवेश की सोच को ही बदल देती है। दूसरा, हम स्टॉक की कीमत देखने के बजाय बिजनेस का विश्लेषण करना सीखते हैं। और तीसरा, हम सीखते हैं कि कैसे जोखिम कम करके रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, आज की इस तेजी से भागती इंस्टेंट रिजल्ट चाहने वाली दुनिया में लंबा सोचने की क्षमता अपने आप में एक सुपर पावर है। ये 100% सच है। इस किताब का असली मूल्य सिर्फ निवेश के गुर सिखाने में नहीं है, बल्कि सोचने का एक ऐसा तरीका विकसित करने में है जो धैर्य, अनुशासन और तर्क पर आधारित है। और ये उसूल सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहना चाहते हैं कि इन्हें हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं, सोचकर देखिए। एक अच्छा प्रेडिक्टेबल बिजनेस चुनना एक टिकाऊ करियर चुनने जैसा है। अच्छा, ओनर माइंडसेट सिर्फ शेयरों के लिए क्यों, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी हो सकता है। जब आप अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो क्वालिटी अपने आप बदल जाती है। और मिस्टर मार्केट का सिद्धांत, मिस्टर मार्केट की भावनाओं से विचलित ना होना जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में शांत रहने जैसा है। सही बात। और सादगी का सिद्धांत तो हर जगह लागू होता है। अपने जीवन को सरल बनाना, उन चीजों और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में मायने रखते हैं, ना कि उन पर जो सिर्फ दिखावा है। तो ये किताब निवेश के पर्दे के पीछे असल में जीवन जीने का एक दर्शन सिखाती है। हाँ, ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर और मजबूत मानसिकता बनाने के बारे में है। एक ऐसी मानसिकता जो आपको न केवल एक बेहतर निवेशक बनाती है बल्कि जीवन में बेहतर और ज्यादा तर्कसंगत फैसले लेने वाला इंसान भी बनाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इन स्रोतों में बिजनेस का हिस्सा खरीदने की बात कही गई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम इस ओनर माइंडसेट को सिर्फ शेयरों पर नहीं बल्कि जीवन के अन्य बड़े फैसलों पर भी लागू करें, जैसे कि अपना करियर चुनना, हाँ, या कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू करना या शायद कोई रिश्ता निभाना, तो हमारे नतीजों में क्या बदलाव आ सकता है।